सीएम धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से की मुलाकात। कोयला आधारित संयंत्रों से 400 से 450 मेगावाट स्थायी आवंटन करने का अनुरोध। सीएम ने यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। कहा, राम जन्म भूमि आंदोलन में पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने निभाई अहम भूमिका। भू अध्यादेश यूसीसी पर प्रदेश सरकार ने बनाई रणनीति। कमेटी रिपोर्ट तैयार कर सीएम धामी के समक्ष रखेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सीएम धामी के बयान पर किया पलटवार। कहा, भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की लोकप्रियता से भयभीत है। उत्तराखंड क्रांति दल के 17 सितंबर को गैरसैंण में 21वें द्विवार्षिक महाधिवेशन की अधिसूचना जारी। महाधिवेशन में केंद्रीय अध्यक्ष का होगा चुनाव। और मौसम विभाग ने देहरादून सहित 10 जिलों में भारी बारिश और अन्य जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। प्रशासनिक अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। हरिद्वार जिले में बहुजन समाज पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपने आप को बसपा का जिला प्रभारी बताने वाले सतपाल जायसवाल ने रुड़की के प्रशासनिक भवन में एक पत्रकार वार्ता के दौरान बसपा प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष पर पार्टी में तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि बसपा संगठन के बड़े नेता बसपा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण बसपा से सोनिया शर्मा को बसपा से निष्कासित करना है। जबकि सोनिया शर्मा के पति उमेश कुमार लगातार दलितों का समर्थन करते रहे हैं, जिसकी बातचीत उन्होंने बेलड़ा गांव में हुए प्रकरण में भी दिखाई थी। आज भी दलित समाज उमेश कुमार के साथ है। उन्होंने कहा कि सोनिया शर्मा के पार्टी से निकालने का बसपा को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन वह मरते दम तक बसपा में ही रहेंगे। उन्होंने बसपा में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। कुछ नेता इस पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो जल्द ही बेनकाब होंगे। बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ कुछ दिन पहले डाउन थोड़ा हुआ था, मगर बहुजन समाज पार्टी में आस्था रखते हुए बहन सोनिया जी जो आई हैं, लोगों का मनोबल बढ़ा। जैसे ही बेलड़ा कांड हुआ, उसमें दलित समाज और दलित समाज की नहीं, सभी पिछड़े लोगों की, अल्पसंख्यकों की, सबकी मदद करते रहे उमेश कुमार जी। उनकी पत्नी लोकसभा प्रभारी बना दी गई और महासचिव बना दी गई। रुक करेंगे अगली खबर का। सोमवार को सितारगंज कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। आपको बता दें, पुलिस ने चेकिंग के दौरान कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 11 पेटी प्रतिबंधित सिगरेट बरामद की है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 57 लाख रुपए बताई जा रही है। तस्कर ई सिगरेट नेपाल से लेकर आए थे और क्षेत्र के युवाओं को बेचने की फिराक में थे। चेकिंग के दौरान पुलिस को कार संख्या यूपी 26 AD 6886 से कुल 11 पेटी प्रतिबंधित ई सिगरेट बरामद की गई। पुलिस ने कार सवार खटीमा के रहने वाले नाजिम खान और आफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी सिटी मनोज कात्याल ने बताया कि तस्करों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 2500 रुपये बतौर इनाम देने की घोषणा की गई है। साथ ही एसपी सिटी ने युवाओं को नशे से दूर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कांस्टेबल जगदीश लोहनी और कांस्टेबल अर्जुन सिंह का नाम पुलिस ऑफ द मंथ के लिए भेजा जा रहा है। अब बात अगली खबर की। संयुक्त अस्पताल श्रीनगर में डॉक्टरों द्वारा एक महिला के पेट से 8 किलो वजनी रसोली निकाली गई है। आपको बता दें, महिला कई सालों से पेट दर्द की शिकायत से परेशान थी। जगह जगह इलाज करवाने के बाद भी उसके पेट का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। वहीं इस दौरान महिला सरोजनी देवी संयुक्त अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ सोनाली शाही के पास पहुंची, जहां डॉक्टर के आगे अपनी समस्या रखी। डॉक्टर की सलाह पर महिला का अल्ट्रासाउंड करवाया गया, जिसमें महिला के पेट में रसोली होना पाया गया। जिसके बाद संयुक्त अस्पताल में डॉक्टरों की टीम तैयार की गई। टीम में अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन लोकेश सलूजा, डॉक्टर सोनाली शाही, डॉक्टर मनीषा पवार तथा एनेस्थीसिया विभाग की डॉक्टर निशा चौहान स्टाफ
शीतल देव सिंह शामिल थी। डॉक्टरों द्वारा मरीज का 4 घंटे तक ऑपरेशन किया गया। सफल रहे इस ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट से 22 सेंटीमीटर की 8 किलो वजनी रसोली निकाली गई। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार महिला स्वस्थ है। वहीं महिला तथा उनके परिजनों ने भी डॉक्टरों की टीम तथा अस्पताल स्टाफ का धन्यवाद किया। इसको अत्यधिक महामारी की समस्या लगभग 6 महीने से थी। दिक्कत उसको 1 साल से थी, लेकिन समस्या ज़्यादा बढ़ी थी 6 महीने से, और पेट में एक गांठ थी जो लगातार बढ़ती जा रही थी। मरीज़ मुझे दिखाने आई, मैंने उसको अल्ट्रासाउंड की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें 22 सेंटीमीटर की गांठ निकली। फिर मैंने सारी जांचें कराई, मरीज़ को खून की कमी निकली। खून की कमी की वजह से फिर हमने इसे ब्लड चढ़ाने का निर्णय लिया। ब्लड ग्रुप O नेगेटिव था मरीज़ का, जो हमें मिलने में समस्या हो रही थी। रसोली थी, हाँ, तो हमने डॉक्टर से चेकअप कराया तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें रसोली थी। 2-3 साल से उनको दिक्कत हो रही थी, तो हमने सोनाली मैम का नाम सुना कि सबने बोला कि अच्छी मैम है, तो हमने उनका इंतज़ार किया। अब बात अगली अहम खबर की। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को काफी बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड क्रांति दल, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। और वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारी में लगी हुई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। अब कांग्रेस भले ही जीत का दावा कर रही हो, लेकिन कांग्रेस की जनसभा में कुर्सियां खाली दिख रही हैं और सोशल मीडिया में बागेश्वर में कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही हैं। वहीं इस पर भाजपा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस इस चुनाव में निश्चित रूप से हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। बागेश्वर में होने वाले उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी कांग्रेस की पूरी ताकत झोंकती है। प्रदेश में भारी बारिश से भले ही सामान्य पारा नीचे आ गया हो, लेकिन बागेश्वर उपचुनाव ने सियासी पारे को काफी बढ़ा दिया है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी, कांग्रेस, उत्तराखंड, सपा, उपपा, निर्दलीय समेत 6 प्रत्याशियों के नामांकन किया गया है। वहीं बागेश्वर में भाजपा और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। भाजपा ने इस चुनाव को फतह करने के लिए 40 सदस्यीय स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। ये सभी बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। वहीं कांग्रेस भी अपने स्टार प्रचारकों के साथ पूरी ताकत से बागेश्वर को जीतने की तैयारियों में लग गई है। कांग्रेस परंपरागत और बागेश्वर प्रत्याशी बसंत कुमार के वोटों के सहारे चुनाव जीतने का दावा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ती है तो गंभीरता से लड़ती है। इस चुनाव को हम जीतने वाले हैं, ये सभी कह रहे हैं, प्रदेश की सभी जनता कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी, लेकिन उसमें गंभीरता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही दिखाई देती है। हमने सबसे पहले अपने प्रत्याशी का अनाउंसमेंट किया। हमने सबसे पहले अपने 188 बूथों पर बूथ पालक, अपने संयोजक, अपने शक्ति केंद्रों के संयोजक, प्रभारी नियुक्त किए। मंडलों पर हमने प्रभारी और काम बांटा है। सभी सांसद और विधायक उस पर काम कर रहे हैं। इसी तरीके से जो 40 हमारे स्टार प्रचारक हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में प्रमुखता से काम करना है, जिनकी वहाँ रैलियाँ होनी है, छोटी सभाएं होनी है, नुक्कड़ सभाएं होनी है, ऐसे सभी नेताओं की लिस्ट जारी कर दी गई, क्योंकि ये चुनाव आयोग के लिए आवश्यक होता है कि कौन कौन नेता आपके वहाँ चुनाव में रहने वाले हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। हम निश्चित रूप से हमारी भी कल सूची जारी हो गई है। 40 स्टार प्रचारक हमारे भी हैं। हमारे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, पूर्व मंत्रीगण हैं, पूर्व विधायकगण हैं, वर्तमान विधायकगण हैं, प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, सारे लोग लगा के हमने 40 चारों फ्रंटल के अध्यक्ष हैं, सबको स्टार प्रचारक हमने ही बनाया है और उसकी सूची हमने चुनाव आयोग में कल जमा कर दी है और हमारी सूची भी आपके सामने आ गई है और हम पूरे जोश खरोश के साथ बागेश्वर में कार्यकर्ता
चुनाव को लड़ेगा। ये चुनाव कार्यकर्ता का चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी बागेश्वर उपचुनाव में क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर उतरी है। जैसे कि सबसे पहले तो हम बागेश्वर सीट को जो है ओबीसी घोषित करवाना चाहते हैं। जैसे उत्तरकाशी को इन्होंने ओबीसी सीट घोषित कर दिया है और प्रतापनगर को ओबीसी कर दिया है, क्योंकि बागेश्वर में अगर ओबीसी सीट घोषित होती है तो उसमें 27% आरक्षण का ब्राह्मण, क्षत्रिय, इन्हें सबको लाभ मिलेगा। तो आज इन लोगों को तो कोई लाभ ही नहीं मिल रहा है आरक्षण का। और सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये होगा रोजगार का, कि बागेश्वर में जो है मिनी सिडकुल बनाया जाए, जिससे लघु उद्योगों को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाएगा, तो लोगों को रोजगार का ज़्यादा महत्व मिलेगा। आपको बता दें कि बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी, जबकि 8 सितंबर को मतगणना होगी। जानकारी के अनुसार बागेश्वर में 1,18,225 मतदाता हैं। इनमें 60,045 पुरुष और 58,180 महिला वोटर हैं। सर्विस मतदाताओं की संख्या 2,207 है। सभी राजनीतिक दल बागेश्वर में जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की जनसभा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें खाली कुर्सियां दिख रही हैं। वहीं इस पर भाजपा ने कटाक्ष किया है। तो रैली का सैलाब देखा, और जब मैं वहां पर गया था बागेश्वर में, सारे मंच बड़े हुए थे। हाँ, इनके सामने इनकी रैलियों में कुर्सियों की खाली संख्या हो, ये अपनी झिझक है। पहले के दृश्य को जो अभी हमारे मैं देख रहा उसको देख लीजिए, तो कुर्सियां खाली थी या भरी हुई थी। ये उनकी बौखलाहट है जो कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली। तो यह है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस के नेताओं का वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन अगर कुर्सियां खाली थी किसी ने दिखा दी तो उसमें सफाई देने की अवस्था क्या है? पूरा बागेश्वर की जनता जानती है कि कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। जनता उनके कार्यक्रम आ नहीं रही है, उतनी कुर्सियां लगाई क्यों जितने लोग ना हो? तो आखिरकार चाहे वो किसी माध्यम से सोशल मीडिया में आया है, असत्य तो है नहीं। सत्य को नकारना कांग्रेस का नेचर बन गया है, और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस बागेश्वर के अंदर में बुरी तरह हारने जा रही है। कुल मिलाकर बागेश्वर उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने जा रही है। पर सवाल ये है कि क्या बागेश्वर की जनता एक बार फिर से बीजेपी को जीत का स्वाद चखाएगी, या कांग्रेस बेरोजगारी और महंगाई के सहारे भाजपा को सबक सिखा पाएगी? क्या कांग्रेस राज्य के उपचुनाव के इतिहास को बदल पाएगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। डोयाला क्षेत्र में बारिश का कहर लगातार जारी है। आपको बता दें, बादल फटने से जमीन, रास्ते और पानी की पाइपलाइन को काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का आरोप है कि भूमाफियाओं द्वारा गदेरे में अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग की गई है। बारिश और बादल फटने से आए पानी ने भूमाफियाओं की प्लाटिंग में अपना रास्ता बनाकर आबादी की वो रुक कर दिया है। अब ग्रामीणों के साथ ग्राम प्रधान ने शासन प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग करते हुए पाइपलाइन की मरम्मत की मांग की है। एसडीएम ने सूचना मिलते ही प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण कर जल निगम और सिंचाई विभाग के साथ संबंधित विभाग को तत्काल क्षेत्र में समस्याओं के निराकरण के लिए काम करने के निर्देश दिए हैं। ये बैक में इतना पानी आ रहा है, इसे जामन खाला बोलते हैं, और इससे ऊपर हमारी पाइपलाइन है। आज आप देखोगे तो वहाँ भयंकर नदी का रूप हो रखा है, और शायद बादल फटा होगा ऊपर, और सारे ऊपर का पानी सारा इधर ही आ रहा है। तो हमारी पाइपलाइन तो पूरी ध्वस्त हो गई है, और हमारा एक यहाँ पर एक पानी का बहुत अच्छा स्रोत था, वो भी दब गया है। उसके अलावा इससे यहाँ पर चलते हुए आबादी है, आबादी के किनारे कुछ पंचायत की ज़मीन थी, कुछ लोगों की व्यक्तिगत थी। मेरी इधर बाईं तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर भी लोग व्यक्तिगत लोगों का अपना प्लॉट है, वो भी खाला मान ले इतना चौड़ा था, बहुत मान ले 20 फीट खाला चौड़ा रहा होगा। तो इधर वालों ने भी 5 फीट इधर दबा दी, 5 फीट इधर वालों ने, तो खाले का जो साइज है वो छोटा हो गया। अब प्रकृति तो जब इंसान उसका दोहन कर रहा है और उसके साथ साथ उसे नुकसान भी पहुंचा रहा है, तो वो भी तो बदला लेगी। अब ऊपर बादल फटा होगा तो पानी कहाँ जाएगा? अगली खबर दिनेशपुर से, जहां महादेव का सबसे प्रिय सावन के महीने का आज 7वां सोमवार है।
रामबाग के शिव मंदिर में शिव भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिला। सुबह से ही श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में लगकर हर हर महादेव के जयकारे लगाते नजर आए। आपको बता दें कि 350 साल पुराने शिव मंदिर में जो कोई भी सच्चे मन से अपनी मन्नतें मांगता है उसकी मुराद जरूर पूरी होती है। और ये जो मंदिर है हमारा, ये बहुत प्राचीन है और 300 साल पुराना है। और यहाँ पर हमारे भक्तगण आ रहे हैं और बेलपत्र, फूल, जल, प्रसाद अभिषेक कर रहे हैं पंचअमृत से और अपनी मनोकामना कर रहे हैं। और यहाँ पर सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और जितनी भी भक्तगण आ रहे हैं, बड़े श्रद्धालु और बड़े मन से आ रहे हैं, उन सबके लिए मैं मनोकामना करूँगा कि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। हर हर महादेव। खबर मंगलौर से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेश पर हरिद्वार में सीपीयू, यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। ट्रिपल राइडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने वाले और हाईवे पर ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गए। मंगलौर में संयुक्त टीम द्वारा वाहन चेकिंग अभियान चलाकर दर्जनों लोगों के काटे गए। इससे ई रिक्शा चालकों में हड़कंप मच गया। यातायात पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार रावत ने बताया कि हाईवे पर सड़क दुर्घटना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें अधिकतर लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। दुर्घटना में लोगों की मौतें भी हो रही हैं। बिना हेलमेट वाहन चलाने, यातायात नियमों का पालन न करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जनपद हरिद्वार में अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही साथ लोगों से ये अपील भी की जा रही है कि यातायात के नियमों का पालन करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लग सके। हमारे एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए और लोगों को यातायात के नियमों से जागरूक कराने के लिए सीपीयू, यातायात पुलिस व थाना पुलिस, स्थानीय थाना पुलिस की जा रही है, जिसमें लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। और जो ट्रिपल राइडिंग हो गए, आपका ड्रंक एंड ड्राइव, शराब पी के जो वाहन चलाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अन्य सभी लोगों के खिलाफ जो भी एमबी एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खास करके ई रिक्शा के खिलाफ विशेष रूप से अभियान चलाया जा रहा है। हाईवे पर ई रिक्शा का चलन बिल्कुल मना है। जैसे आप जानते हैं कि एमएक्ट के तहत इनकी स्पीड काफ़ी कम होती है और एक निश्चित स्पीड से ऊपर वाहन चलाना और उससे नीचे चलाना वो भी अपराध है। खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज। अगली खबर लक्सर से है, जहां लापता एक नाबालिग को हिमाचल प्रदेश से बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें, साथ ही अपहरण के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा ने बताया है कि कोतवाली क्षेत्र के गांवों से 19 अगस्त को एक नाबालिग किशोरी घर से रहस्यमय ढंग से लापता हो गई थी। इसके बाद परिवार वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। परिवार वालों ने खानपुर क्षेत्र के एक युवक पर किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आपको बता दें, सर्विलांस की मदद से उन लोगों की जानकारी हिमाचल प्रदेश में मिली, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर किशोरी को बरामद कर लिया। वहीं आरोपी युवक को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वहीं आरोपी के खिलाफ अपहरण व पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में भू कानून और यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार ने अपने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं। अब बात करें, प्रदेश में यूसीसी को लेकर गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। जल्द ही यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी जाएगी। वहीं भू कानून पर भी सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि यूसीसी को लेकर सरकार ने कदम काफी आगे बढ़ा दिए हैं और जल्द ही इसके परिणाम भी सामने आएंगे। वहीं उन्होंने कानून को लेकर भी कहा कि प्रदेश में इस समय जो भी स्थिति दिख रही है उसके तहत प्रदेश में भू अध्यादेश को शीघ्र लागू करना बहुत जरूरी हो गया है। देखिए, आप जानते हैं यूसीसी के मामले में इस सरकार ने बहुत ही प्रमुखता से कदम बढ़ाया है। और आप जानते हैं कि पहली कैबिनेट में जब इससे एकमात्र प्रस्ताव जब पार किया, उससे लेकर अभी तक आप सब चीज़ जानते हैं किस प्रकार से ये कदम आगे बढ़े हैं। और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय धामी साहब ने इसके लिए जो प्रयास किए हैं, मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। और शायद हमारा प्रदेश पहला प्रदेश होगा देश का जो इस प्रकार का कदम बढ़ा रहा है, कानून ला रहा है। और बहुत जल्द उसमें हम लोग सरकार की ओर से मैं कह सकता हूँ बहुत जल्द उस पर निर्णय होने वाला है।
बात करेंगे अगली खबर की। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दलों ने संगठन की मजबूती पर कार्य करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, कार्य शुरू करने के साथ ही वोटरों को पार्टी से जोड़ने की भी कवायद शुरू कर दी है। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों में सभी दलों से आगे निकलती नजर आ रही है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के जीतने के लिए नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने वोटर चेतना अभियान शुरू किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए आज देहरादून में भाजपा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि भाजपा हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर बनाएगी। भाजपा का दावा है कि बागेश्वर उपचुनाव के साथ ही भाजपा लोकसभा चुनाव को भारी मतों से जीतेगी। एक तरफ जहां भाजपा वोटर चेतना अभियान चला रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस हाईकमान ने वर्किंग कमेटी की सूची भी जारी की है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश गोदियाल को भी जगह दी गई है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल को एक बार फिर कांग्रेस कार्यसमिति में जगह देकर पार्टी हाईकमान ने देश और प्रदेश की राजनीति में उनका कद बरकरार रखा है। साथ ही रावत खेमे के खास नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी कार्यसमिति में जगह देकर हरीश कैंप के अच्छे दिन जारी रहने के संकेत दिए हैं। दिखाते हैं रिपोर्ट। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दलों ने संगठन की मजबूती पर कार्य शुरू करने के साथ ही वोटरों को पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। सत्ताधारी दल बीजेपी चुनावी तैयारियों में सभी दलों से आगे निकलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए नए वोटरों को अपने से जोड़ने की तैयारी भी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में बीजेपी ने वोटर चेतना महाअभियान शुरू किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए आज देहरादून में बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि बीजेपी हर विधानसभा क्षेत्र में 10,000 नए वोटर बनाएगी। बीजेपी का दावा है कि बागेश्वर उपचुनाव के साथ ही बीजेपी लोकसभा चुनाव को भारी मतों के साथ जीतेगी। चुनाव आयोग के द्वारा मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य वर्तमान समय में चल रहा है और ये काम 31 अगस्त तक चलेगा। इसमें मतदाता सूची में जो 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष के पूर्ण करने वाले नवयुवक हैं, उनके नाम जोड़ने का काम है और जिनके नाम मतदाता सूची में गलत है उनको शुद्ध करने का काम, और जो एक स्थान से दूसरे स्थान शिफ्ट हो चुके उनके नाम कटने हैं। ऐसे 3 काम करने का काम इस समय चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उनके अपने परिवार के जिन सदस्यों का नाम जोड़ना है, जिनके नाम मतदाता सूची में शुद्ध करने हैं, और जो लोग उस पोलिंग बूथ पर निवास नहीं करते ऐसे लोगों का नाम हटने का काम इसमें सहयोग करेंगे। एक तरफ जहां बीजेपी वोटर चेतना महाअभियान चला रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। कांग्रेस हाईकमान ने वर्किंग कमेटी की सूची जारी की है, जिसमें पूर्व सीएम हरीश रावत और गणेश गोदियाल को जगह दी गई है। हरीश रावत और गणेश गोदियाल को एक बार फिर कांग्रेस कार्य समिति में जगह देकर पार्टी हाईकमान ने देश प्रदेश की राजनीति में उनका कद बरकरार रखा है। साथ ही रावत खेमे के खास नेता और पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल को भी कार्य समिति में जगह देकर हरीश कैंप के अच्छे दिन जारी रहने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को पार्टी का सर्वोच्च निकाय माना जाता है और इसमें जगह मिलने से नेताओं के कद और उन पर हाईकमान के भरोसे का भी अंदाजा लगता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 24 घंटे और 365 दिन जो है चुनाव के मोड में रहती है और वो तमाम इवेंट आयोजित करते रहते हैं। तमाम झूठ और जुमले अब देश की जनता उनके समझ चुकी है। अब देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के बहकाव में नहीं आ रही है और देश की जनता इस समय महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, देश की गिरती हुई अर्थव्यवस्था से त्रस्त है। अरुणाचल में जो है चाइना 2020 से लाल आंखें दिखा रहा है, 56 इंच का सीना उनको नहीं दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से मित्रता धर्म देश के अंदर निभाया जा रहा है, कांग्रेस के अंदर आक्रोश इस बात का है कि जो पैनल भेजा जाता है उसमें कार्यकर्ताओं के नाम भेजे ही नहीं जाते हैं और गुमराह करा। इसलिए कांग्रेस में एक बहुत बड़ा रिएक्शन है। बड़ी संख्या में वहाँ के अनेकों लोग, एक ज्येष्ठ प्रमुख से लेकर अनेकों जो कांग्रेस के जो वहाँ के कभी ना कभी प्रत्याशी रहे, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के रहे हों चाहे बाकी, सबने पार्टी ज्वाइन की है। भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत किया। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के साथ ही बागेश्वर उपचुनाव को जीतने के लिए संगठन की मजबूती पर कार्य शुरू करने के साथ ही वोटर्स को पार्टी से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। सवाल ये है कि क्या बीजेपी वोटर चेतना महाअभियान से नए वोटरों के दिलों में जगह बना पाएगी?
क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई से युवा बेहद परेशान है। सवाल ये भी है कि आखिर कांग्रेस के नए वोटरों को पार्टी से जोड़ने की क्या तैयारी है? क्या हरीश रावत और गणेश गोदियाल को कांग्रेस कार्य समिति में जगह मिलने से क्या माना जाए कि हरीश रावत पर पार्टी हाईकमान का भरोसा अभी भी बरकरार है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।